सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप और एक केस जो सालों साल चलता है, और फिर अचानक सब कुछ खत्म, मामला ही खारिज हो गया। तो आज हम इसी पंचकुला प्लॉट अलॉटमेंट केस की तह तक जाएंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये केस कोर्ट में टिका क्यों नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इतने संगीन इल्जामों वाला केस आखिर अदालत में जाकर ढह कैसे गया? हाईकोर्ट को ऐसा क्या दिखा जो सीबीआई और निचली अदालत को भी नहीं दिखा था? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत से नहीं बल्कि इसके अंत से, उस एक बड़े फैसले से जिसने इस पूरे केस का रुख ही पलट कर रख दिया। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीधे सीधे निचली अदालत के उस ऑर्डर को ही खारिज कर दिया जिसमें हुड्डा और एजेएल के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए थे। मतलब अब कोई ट्रायल ही नहीं होगा, केस ही खत्म। और जरा आरोपों पर गौर कीजिए, ये कोई मामूली इल्जाम नहीं थे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आईपीसी 120B, चीटिंग यानी 420, और तो और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्रिमिनल मिसकंडक्ट, मतलब ये बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने इन सब को एक झटके में खारिज कर दिया। तो अब इस फैसले को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस एक प्लॉट की कहानी में जो इस पूरे झगड़े की जड़ है। जी हां, ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का है, पंचकुला के सेक्टर 6 में प्लॉट नंबर C17। और यकीन मानिए, इस एक प्लॉट के 30 साल से भी लंबे सफर में ही इस पूरे केस का राज छिपा हुआ है। ये कहानी शुरू होती है 1982 में। प्लॉट एजेएल को अलॉट होता है, लेकिन 10 साल बाद 1992 में सरकार वो प्लॉट वापस ले लेती है क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। फिर पूरे 13 साल की खामोशी, और फिर आता है साल 2005। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हैं और वही प्लॉट उसी पुरानी कीमत पर एजेएल को दोबारा दे दिया जाता है। और बस यही 2005 का फैसला सीबीआई की पूरी जांच का सेंटर पॉइंट बन गया। तो सवाल यह है कि सीबीआई ने इस 2005 के रीअलॉटमेंट को किस नज़र से देखा? उनका क्या कहना था इस पर? सीबीआई का सीधा साधा तर्क था कि ये 2005 का रीअलॉटमेंट कोई मासूम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था। नहीं, उनके मुताबिक इस फैसले के पीछे एक क्रिमिनल इंटेंशन, एक आपराधिक साजिश छुपी हुई थी। तो सीबीआई ने अपना केस 3 पिलर्स पर खड़ा किया। पहला, कि ये अधिकारियों और एजेएल के बीच एक सोची समझी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। दूसरा, कि साजिश की वजह से सरकारी खजाने को सीधे सीधे नुकसान हुआ। और तीसरा, कि ये अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किया गया एक क्रिमिनल एक्ट था। और जो नुकसान की बात है ना, उसे साबित करने के लिए सीबीआई ने एक नंबर भी सामने रखा, 63 लाख रुपए। उनका कहना था कि भाई, अगर ये प्लॉट 1982 के रेट पर दोबारा देने की बजाय 2005 के मार्केट रेट पर नीलाम किया जाता तो सरकार को पूरे 63 लाख रुपए ज्यादा मिलते। और यही 63 लाख रुपए का रॉन्गफुल लॉस सीबीआई के केस का सबसे बड़ा पिलर था। तो सीबीआई का केस तो समझ आ गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। हाई कोर्ट ने सीबीआई की इन दलीलों का जवाब कैसे दिया? अदालत ने एक एक करके इन सारे आरोपों की हवा कैसे निकाल दी? देखिए, हाई कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही मेथोडिकल तरीके से देखा। उन्होंने सीबीआई के हर सबूत, हर दलील को बारीकी से परखा, और उनका निष्कर्ष क्या निकला कि पहली नजर में ही, मतलब प्रिमा फेशे, क्रिमिनल ट्रायल शुरू करने के लिए कोई ठोस वजह है ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी की। कोर्ट ने कहा कि भाई, साजिश के लिए कम से कम 2 लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी है किसी गैर कानूनी काम को करने के लिए। यहां ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला। एजेएल ने तो बस एक रिक्वेस्ट डाली थी कि प्लॉट वापस दे दो, और सरकार ने उस पर एक फैसला ले लिया। इसमें साजिश कहां से आ गई? अच्छा, और उस 63 लाख के नुकसान का क्या हुआ? कोर्ट का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो री-अलॉटमेंट का फैसला है वो तो आज भी कानूनी तौर पे वैलिड है। किसी कोर्ट ने उसे रद्द तो किया नहीं। तो जब फैसला ही कानूनी है तो फिर नुकसान कैसा? ये तो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, एक फिक्शन है। और कोर्ट ने इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल किया जो कि जजमेंट में भी है, फिक्शनल, यानी काल्पनिक। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस तरह की काल्पनिक बातों के आधार पर किसी पर क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जा सकता। अब आते हैं करप्शन वाले चार्ज पर। यहां भी कोर्ट को केस में कोई दम नहीं लगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत तो है नहीं जिससे यह पता चले कि हुड्डा या एजेएल को कोई पर्सनल फाइनेंशियल फायदा हुआ हो।
हाँ, ये बात सही है कि अफसरों ने कुछ और सलाह दी थी, लेकिन उनकी सलाह को ना मानना अपने आप में कोई जुर्म तो नहीं हो जाता, जब तक कि आप ये साबित ना कर दें कि फैसला गलत इरादे से लिया गया था। और यहां तो कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर सीबीआई के काम करने के तरीके पर ही एक बड़ा सवाल उठा दिया। सोचिए, कोर्ट कह रहा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जिसे किसी भी कोर्ट ने कभी गैरकानूनी नहीं कहा, उसे एक जांच एजेंसी खुद से ही अनलॉफुल मानकर क्रिमिनल केस कैसे बना सकती है? ये तो समझ से ही परे है। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? इससे एडमिनिस्ट्रेशन और कानून के बारे में हमें क्या बड़ी बात समझ आती है? और यहीं पर इस पूरे फैसले की सबसे बड़ी सीख छिपी है। कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और मोटी लकीर खींच दी है। किसके बीच? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और क्रिमिनल एक्ट के बीच। कोर्ट का कहना है कि हर गलत प्रशासनिक फैसला जुर्म नहीं होता। किसी फैसले को क्रिमिनल कहने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि उसके पीछे मेंस रिया यानी एक गलत बेईमान इरादा था, और इस केस में कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तो आखिर में बात इतनी सी है, हाई कोर्ट को लगा कि ये फैसला हो सकता है गलत हो सकता है पॉलिसी के खिलाफ हो, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था, क्रिमिनल नहीं। और बस इसी एक महीन सी लाइन ने इस पूरे केस का अंजाम तय कर दिया। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक गलत एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले और एक आपराधिक काम के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर खींची कहाँ जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सिस्टम में हमेशा गूंजता रहेगा। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।